सोहळ्याला उपस्थित सर्व मान्यवर इथे आहेत. आदरणीय गृहमंत्री तथा सहकार मंत्री अमित भाई, अजितदादा, मुरलीधर मोहोळ, बाबासाहेब पाटील, पंकज भोयर, आशिष भूताणी, राजगोपाल देवरा, पंकज बन्सल, सर्व व्यासपीठावरील ज्योतिंद्र मेहता, सर्व मान्यवर आणि उपस्थित बंधू भगिनीनो, आज केवल महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे देश में सहकारी क्षेत्र मजबूती से उठ खड़ा हुआ है और जिनकी प्रेरणा से संभव हुआ है वे देश के फौलादी गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित भाई शाह जी यहाँ उपस्थित है। मैं आपका महाराष्ट्र की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आज मैं यह विशेष रूप से एक बात का उल्लेख भी करना चाहूँगा कि 4 दिन पहले ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमा पर सीआरपीएफ और एसओजी के संयुक्त अभियान से 14 नक्सलियों को मार गिराया, जो नक्सलवाद पर कड़ा एवं बड़ा प्रहार है। अमित भाई जी के नक्सल मुक्त भारत का संकल्प किया है और इसलिए अमित भाई आपके बुलंद इरादों से तो चट्टानें भी डगमगा जाती है, दुश्मन क्या चीज है, तूफान भी अपना रुख बदल लेते हैं और आप नक्सल मुक्त भारत के इस मिशन में महाराष्ट्र पूरी शक्ति के साथ आपके साथ खड़ा रहेगा, यह विश्वास भी आज मैं व्यक्त करता हूं। और जब आप, ये मंच राजनीतिक नहीं है, लेकिन जब आप मुंबई में आते हो, महाराष्ट्र में आते हो, तो कई लोगों के पेट में दर्द होता है, मळमळ सुरू होते ना, आणि मग मळमळ सुरू झाली की वळवळ सुरू होते। आणि म्हणून काही लोक म्हणाले आम्ही वाघनक काढू। अरे बाबांनो, अमित भाई यांच्या नखाची तरी तुम्हाला सर आहे का? त्यांना तुम्ही काय वाघनक दाखवताय? तुम्ही खोटं, तुमची नखही खोटी। आणि वाघनक हातात घ्यायला वाघाचं काळीज लागतं, ते आता अमित भाईंच्याकडे आहे। आणि म्हणून मी जास्त काय, आज खरं म्हणजे पॉलिटिकल कार्यक्रम नाही आहे, हा सहकार विभागाचा कार्यक्रम आहे। पण काही लोक जे आहेत या महाराष्ट्रामध्ये गेले 2.5 वर्ष आम्ही काम करतोय, अजितदादा इथं आहेत, देवेंद्रजी दावोसला आहेत, गेल्या 2.5 वर्षात महायुतीने जे काम केलंय त्याच्यामुळे अनेक लोकांच्या पोटात दुखायला लागलंय। आणि काही लोक म्हणतात, काल म्हणाले आशिषजी बरोबर ना, प्रवीणजी, अमित भाई की झाड की पत्ती है, ते मी सांगतो, त्याला, त्या झाडाला, त्या पत्तीला जमाल घोटा नाव आहे आणि आयुर्वेदात देखील सोनामुखी असं नाव आहे, खरोखरचं नाव आहे ते। आणि म्हणून भल्यांना बरेचसे आजार बरे करणारे, ऑपरेशन करणारे अमित भाई, आज मी आपलं मनापासून या ठिकाणी स्वागत करतो, मनापासून आपल्याला खूप खूप शुभेच्छा देतो। खरं म्हणजे आज आपण आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षानिमित्त या ठिकाणी जमलो। महाराष्ट्रातल्या 2.25 लाख सहकारी संस्था आणि त्यांच्याशी संलग्न 6 कोटी लोकांना मी मनापासून शुभेच्छा देतो। सहकार चळवळीचं पाळणाघर म्हणून महाराष्ट्राकडे आता पाहिलं जातंय। छत्रपती शिवरायांच्या या भूमीत सहकाराचं बीज रुजलं, मोगलाईच्या काळात महाराष्ट्र संस्थानिकांमध्ये वाटला गेला होता। अशा वातावरणात सगळ्या मावळ्यांना एकत्र करून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याची स्थापना केली। त्या स्वराज्यातच सहकाराचं मूळ बीज आहे असं या ठिकाणी मला सांगावंसं वाटतं। गेल्या निवडणुकीमध्ये महायुतीचं सरकारने लँडस्लाईड विजय नोंदवला, कारण 2.5 वर्ष जे आपण काम केलं
महाराष्ट्राचा जो काय विकास रथ धावत होता, एकीकडे प्रकल्प पण पुढे नेले, दुसरीकडे लोकाभिमुख कल्याणकारी योजना केल्या आणि त्यामध्ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदीजींचं, गृहमंत्री अमितभाईंचं देखील आपल्याला सहकार्य लागलं. मगाशी अजितदादा म्हणाले की खरं म्हणजे सहकार क्षेत्रामध्ये आणि साखर उद्योगामध्ये 10,000 कोटींचा रिलीफ अमितभाईंच्या निर्णयामुळे मिळाला. त्यामुळे शेवटी त्या उद्योगाला देखील एक चालना मिळालेली आहे आणि म्हणूनच यामध्ये अमितभाईंचा सिंहाचा वाटा आहे. त्यामुळे विना सहकार नाही उद्धार हे आपलं जे काही मंत्र आहे, प्रिन्सिपल आहे, ते खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी मला सांगावंसं वाटतंय. आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांनी पहिल्या वेळेस केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय निर्माण केलं आणि त्याचा जिम्मा अमितभाईंच्या खांद्यावर दिला आणि अमितभाईंनी देखील गृह विभाग सांभाळत असताना सहकार विभाग देखील अतिशय सक्षमपणे या ठिकाणी सांभाळण्याचं काम केलं. आज सहकार से समृद्धि यह नारा जो है प्रत्यक्ष रूप से फील्ड पर साकार होता नजर आ रहा है आणि म्हणून सहकार कुणाची मक्तेदारी नाही, एखाद्या प्रांताची, एखाद्या राज्याची त्यात हुकुमशाही नाही, तर सहकार हा सगळ्या देशाचा प्राण आहे. हे अमितभाईंनी दाखवून दिलेलं आहे. 2014 से पहले सहकार से सिर्फ मेरा उद्धार यह नारा चलता था. सहकार से सरकार तक जाने का ही सिलसिला शुरू था, लेकिन आज समय बदल गया है. देश के गांव में सहकारिता की जड़ें मजबूत हो रही है. मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी ना ईज ऑफ डुईंग बिझनेससाठी अतिशय उपयुक्त पोर्टल या विभागाने सुरू केलेलं आहे. नवीन पोर्टलमुळे अर्जांची स्थिती, नोटिसा, आदेश, सोसायट्यांची प्रमाणपत्र, इतर तपशील नागरिकांना सहजपणे मिळू लागला, सोसायट्यांना सहजपणे मिळू लागला आणि देशात नव्या 10,000पेक्षा जास्त पॅक्स, डेअरी आणि फिशरीजच्या कोऑपरेटिव्ह समित्या सुरू झाल्या. नाबार्डच्या साहाय्याने देखील मोबाईल ग्रामीण मार्ट सुरू केलं. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे शेतकऱ्यांना दर्जेदार बी बियाणं देणं, जैविक शेतीला अधिक वाढवणं आणि शेतीमधल्या उत्पादनाला जगातला मार्केट उपलब्ध करून देण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरच्या 3 मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह कमिट्या स्थापन झाल्या आणि म्हणून किसान क्रेडिट कार्ड्स आणि मायक्रो ATM दिलं. मला वाटतं ही खऱ्या अर्थाने सहकारातली एक मोठी क्रांती आहे. मला आठवतंय मी मुख्यमंत्री असताना केंद्रीय सहकार मंत्री झाल्याबरोबर अमितभाईंनी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. मगाशी मी आपल्याला सांगितलं की एवढा मोठा निर्णय 10,000 कोटींचा आपल्या राज्यासाठी आणि इतरही राज्यांसाठी मिळून 30-40 हजार कोटी रुपये त्या साखर उद्योग असेल, इतर उद्योग असतील, त्यांना एक दिलासा देण्याचं काम त्यांनी केलं. आणि म्हणून खेड्यात राहणारा गावकरी आणि शेतकरी हे सहकाराचा आत्मा आहे. हा आत्मा जिवंत ठेवायचा असेल तर नियोजनबद्ध पद्धतीने या लोकांचं आर्थिक सशक्तीकरण आवश्यक आहे. येत्या 5 वर्षात मजबूत सहकारी संस्था उभारण्याचं केंद्रीय सहकार विभागानं निश्चित केलंय. येणाऱ्या काळात देशातले 2 लाख नवीन मल्टीपर्पज पॅक्स ग्रामीण भागातले बूस्टर ठरतील आणि म्हणून आता सहकारी संस्थांसाठी लागू असलेला MTA 18.5%हून 15% केला. याला त्यासाठी देखील अमितभाईंचं अभिनंदन करायला पाहिजे. त्यामुळे सहकारी संस्था आता कॉर्पोरेटच्या बरोबरीने येऊ लागलेल्या आहेत आणि म्हणून सहकार क्षेत्रात जास्तीत जास्त वित्तीय सहभाग वाढवायचा आहे. ग्रामीण आणि कृषी कुटीर उद्योग मजबूत करणं आणि विशेषतः ग्रामीण महिलांमध्ये स्वयंरोजगार वाढवणं ही आता सहकाराची महत्त्वाची एक भूमिका आहे. आणि मला खात्री आहे या त्रिसूत्रीमुळे देशातल्या सहकाराचा जगभर गौरव झाल्याशिवाय राहणार नाही. आणि म्हणून गेल्या 2.5 वर्षात महायुती सरकारने देखील सहकाराला बळकट करण्यासाठी अनेक निर्णय घेतले, सहकाराला संजीवनी दिली. अडचणीतील सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांचं थकीत कर्ज माफ केलं. त्याचा फायदा देखील आपल्या राज्यात 42,000 शेतकऱ्यांना झाला.
राज्यातल्या 8,000 पॅक्सनं कम्प्युटरायझेशन पूर्ण केलं आहे. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय आणि ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पात 1,500 कोटींच्या उपप्रकल्पांना देखील मंजुरी दिली. त्याचा फायदा देखील 9 लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे. आणि म्हणून 100 वर्षापेक्षा जास्त गौरवशाली इतिहास असलेला सहकार आता विदर्भ, मराठवाडा यासारख्या भागात देखील रुजेल असा विश्वास या ठिकाणी व्यक्त करतो. आणि सहकारिता बी बियाणं देणं, जैविक शेतीला अधिक वाढवणं आणि शेतीमधल्या उत्पादनाला जगातला मार्केट उपलब्ध करून देण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरच्या 3 मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह कमिट्या स्थापन झाल्या. आणि म्हणून किसान क्रेडिट कार्ड्स आणि मायक्रो ATM दिलं. मला वाटतं ही खऱ्या अर्थाने सहकारातली एक मोठी क्रांती आहे. मला आठवतंय मी मुख्यमंत्री असताना केंद्रीय सहकार मंत्री झाल्याबरोबर अमित भाईंनी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. मगाशी मी आपल्याला सांगितलं की एवढा मोठा निर्णय 10,000 कोटींचा आपल्या राज्यासाठी आणि इतरही राज्यांसाठी मिळून 30-40 हजार कोटी रुपये त्या साखर उद्योग असेल, इतर उद्योग असतील, त्यांना एक दिलासा देण्याचं काम त्यांनी केलं. आणि म्हणून खेड्यात राहणारा गावकरी आणि शेतकरी हे सहकाराचा आत्मा आहे. हा आत्मा जिवंत ठेवायचा असेल तर नियोजनबद्ध पद्धतीने या लोकांचं आर्थिक सशक्तीकरण आवश्यक आहे. येत्या 5 वर्षामध्ये देशातल्या प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये मजबूत सहकारी संस्था उभारण्याचं केंद्रीय सहकार विभागानं निश्चित केलं आहे. येणाऱ्या काळात देशातले 2 लाख नवीन मल्टीपर्पज पॅक्स ग्रामीण भागातले बूस्टर ठरतील. आणि म्हणून आता सहकारी संस्थांसाठी लागू असलेला MTA 18.5%हून 15% केला. याला त्यासाठी देखील अमित भाईंचं अभिनंदन करायला पाहिजे. त्यामुळे सहकारी संस्था आता कॉर्पोरेटच्या बरोबरीने येऊ लागलेल्या आहेत. आणि म्हणून सहकार क्षेत्रात जास्तीत जास्त वित्तीय सहभाग वाढवायचा आहे. ग्रामीण आणि कृषी कुटीर उद्योग मजबूत करणं आणि विशेषतः ग्रामीण महिलांमध्ये स्वयंरोजगार वाढवणं ही आता सहकाराची महत्त्वाची एक भूमिका आहे. आणि मला खात्री आहे या त्रिसूत्रीमुळे देशातल्या सहकाराचा जगभर गौरव झाल्याशिवाय राहणार नाही. आणि म्हणून गेल्या 2.5 वर्षात महायुती सरकारने देखील सहकाराला बळकट करण्यासाठी अनेक निर्णय घेतले, सहकाराला संजीवनी दिली. अडचणीतील सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांचं थकीत कर्ज माफ केलं. त्याचा फायदा देखील आपल्या राज्यात 42,000 शेतकऱ्यांना झाला. राज्यातल्या 8,000 पॅक्सनं कम्प्युटरायझेशन पूर्ण केलं आहे. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय आणि ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पात 1,500 कोटींच्या उपप्रकल्पांना देखील मंजुरी दिली. त्याचा फायदा देखील 9 लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे. आणि म्हणून 100 वर्षापेक्षा जास्त गौरवशाली इतिहास असलेला सहकार आता विदर्भ, मराठवाडा यासारख्या भागात देखील रुजेल असा विश्वास या ठिकाणी व्यक्त करतो. आणि सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद युवाओं को सहकारी क्षेत्र से जुड़ने और प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रयास भी शुरू किए हैं. ईज ऑफ डूइंग और टेक्नोलॉजी का रोल भी बढ़ रहा है. कोऑपरेटिव लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी भी बन रही है. प्रोफेशनल मैनेजमेंट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हाई क्वालिटी कस्टमर सर्विस, ये सर्व जे मूलमंत्र आता आत्मसात होतात आणि देशाला सहकारी क्षेत्रामध्ये एक पुढे नेलं जातं है. जैसा कि अमित भाई हमेशा कहते हैं, बिना पूंजी के साधारण गरीब आदमी को समृद्ध बनाने का सबसे अच्छा साधन सहकारिता है. सहकार से समृद्धि का यह मिशन देश को महासत्ता बनाने के लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण प्रयास है. और इसलिए मैं महाराष्ट्र भी उस दिशा में सदैव अग्रसर रहेगा. और यहाँ पर अमित भाई ने जो निर्णय लिए हैं वो ऐतिहासिक निर्णय है और इसकी वजह से सहकार आगे बढ़ेगा, इतनी उम्मीद मैं रखता हूँ. और महाराष्ट्र भी इसमें आगे रहेगा, यह विश्वास व्यक्त करता हूँ. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर.
सहकारिता क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव लाने के साथ ही सहकारिता क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक का वापर हो, ऐसा आग्रह आदरणीय अमित शाह जी का हर वक्त रहता है और उसी का उदाहरण अभी हम देखने जा रहे हैं। राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के नए कॉरपोरेट ऑफिस का वर्चुअल उद्घाटन आज हमारे मुख्य अतिथि माननीय अमित शाह जी करेंगे। ऐसा मैं उनसे अनुरोध करती हूँ। सहकारी समितियों को मजबूती और स्वायत्तता प्रदान की गई थी। उनके जन्म शताब्दी के अवसर पर 10,000 नई बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के शुभारंभ की घोषणा की गई थी। आइए माननीय सहकारिता मंत्री श्रीमान अमित शाह जी के करकमलों द्वारा नवगठित बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ वर्चुअल तरीके से किया जाए। प्राथमिक सहकारी समितियों के लिए रैंकिंग फ्रेमवर्क का शुभारंभ करने का अनुरोध मैं मुख्य अतिथि जी से। वन मोर प्लीज। सहकारी समितियों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सहकारिता क्षेत्र से जुड़े सभी घटकों को प्रेरित कर नई दिशा, नया आयाम देने का काम वे कर रहे हैं। सहकारिता क्षेत्र को अधिक सशक्त बनाने में आगे उठाए जाने वाले उनके कदमों के बारे में सुनने के लिए हम सब उत्सुक हैं। तालियों की गूंज के साथ मैं संबोधन के लिए माननीय श्रीमान अमित शाह जी से अनुरोध करती हूँ। आज के सहकारिता क्षेत्र के लिए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए और पैक्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र शासन, श्रीमान अजित पवार जी, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र शासन, मेरे साथी केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल जी, श्री बाला साहेब पाटिल जी, सहकारिता मंत्री महाराष्ट्र शासन, श्री पंकज भोयर, राज्य मंत्री सहकारिता विभाग महाराष्ट्र शासन, डॉक्टर आशीष भूतानी जी, सचिव सहकारिता मंत्रालय, डॉक्टर राजगोपाल देवड़ा जी, अधिक मुख्य सचिव सहकारिता महाराष्ट्र श्री पंकज बंसल जी, और आज महाराष्ट्र और देश भर से आए हुए सभी सहकारी कार्यकर्ताओं को मेरा राम राम नमस्कार। मित्रों, सबसे पहले तो मैं सहकारिता की काशी ऐसे महाराष्ट्र में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। आज ये 3 कार्यक्रम प्रमुख रूप से यहां आयोजित हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष की शुरुआत आज इसी कार्यक्रम से होने जा रही है। यहां पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का अम्ब्रेला संगठन जो बनने की कई सालों से हम राह देख रहे थे, आज उसके कार्यालय का उद्घाटन भी हो रहा है। और हमने जो 2 लाख से ज्यादा पैक्स बनाने का लक्ष्य रखा है, हर गांव में एक सहकारिता संस्था, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए पहले 10,000 पैक्स जो बन चुके हैं,
इनका ट्रेनिंग का, प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी आज यहां पर शुरू हो रहा है। ये तीनों कार्यक्रम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आप सभी जानते, पत्रकार मित्र जरा बैठ जाइए, सेट कर कर भैया, मैं यहीं बैठकर बोलने वाला, यहीं खड़ा रहकर बोलने वाला हूं, बैठ जाइए प्लीज। आप सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का उद्घाटन भारत मंडपम में देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उसके बाद सहकारिता मंत्रालय ने भारत में सहकारिता वर्ष की मनाने के लिए ढेर सारी बैठक करने के बाद एक कार्यक्रम तय किया है 12 महीने का। इसका आज उद्घाटन होने जा रहा है। कई बार कई प्रकार के वर्ष मनाए जाते हैं जिसमें सिर्फ सार्वजनिक कार्यक्रम, चर्चाएं और कुछ टोकनिज्म कर कर वर्ष को मनाने का कार्यक्रम होता है। परंतु मैं आज देश भर के 8000 संस्थाओं में फैले भारत के सहकारिता परिवार को एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सहकारिता वर्ष भारत जिस तरह से मनाएगा, इसके बाद भारत में सहकारिता अनेक कदम आगे बढ़ जाएगी, इसमें किसी को संशय रखने की जरूरत नहीं। यही वर्ष के अंदर सहकारिता के विस्तार के लिए हम काम करेंगे। सहकारिता क्षेत्र के अंदर शिस्त और शुचिता आए, इसके लिए भी काम करेंगे। यही वर्ष के अंदर सहकारी संस्थाएं समृद्ध बने, इसके लिए भी काम करेंगे। और यही वर्ष के अंदर कई नए क्षेत्र के अंदर सहकारिता की रीच बढ़े और भारत का हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से सहकारिता से जुड़े। इस दिशा में हम बहुत आगे बढ़ेंगे। ये सब चर्चा, चिंतन और फैसले कर कर इस सहकारिता वर्ष के कैलेंडर को बनाने का काम भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने किया है। और मेरे पूरे विश्वास के साथ कह सकता कि जब सहकारिता वर्ष समाप्त होगा 31 दिसंबर 2025 को, हमारी सहकारिता का विकास सिमेट्रिक भी होगा, समावेशी भी होगा और सहकार के समृद्धि के हमारे लक्ष्य को बड़े हद तक हम सिद्ध कर चुके होंगे। हमारे देश में सहकारिता एक कोई नया विचार नहीं, बहुत पुराना, शायद विश्व में सबसे पुराना सहकारिता का विचार अगर कहीं पर पनपा तो हमारे भारत में पनपा। और मैं आज आप सभी को बताने आया हूं कि मोदी जी का जो लक्ष्य है, दुनिया की तीसरे नंबर की आर्थिक शक्ति बनना और 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनना, ये दोनों लक्ष्यों की पूर्ति में सहकारिता क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। ये आप विश्वास से मानकर चलना। सहकारिता क्षेत्र सामाजिक समरसता, समानता और समावेशिता, ये तीनों सिद्धांत के साथ आगे बढ़ेगा और इसी प्रकार से इसका हमने डिजाइन किया है। आज यहां पर सहकारी बैंकों के अम्ब्रेला संगठन राष्ट्रीय सहकारी वित्त एवं विकास निगम, इसके कॉरपोरेट कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन किया है। यहां अर्बन बैंकों के फेडरेशन के सभी लोग भी बैठे हैं, कुछ प्रमुख अर्बन बैंकों के चेयरमैन और एमडी भी बैठे हैं। मगर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, इतने छोटे से कार्यालय से कुछ नहीं होना है। ये टेम्पररी कार्यालय है। बहुत जल्द ही अम्ब्रेला संगठन का एक भवन बनाकर देश में नई सहकारी बैंकों की श्रृंखला बनाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे।
आज यहां पर 10,000 पैक्स जो रजिस्टर किए हैं, इसके लिए भी मैं बाद में बात करूंगा। पहले मैं अम्ब्रेला संगठन के लिए बात करना चाहता हूं। ये अम्ब्रेला संगठन है, मल्टी डायमेंशनल फायदा अपने अर्बन कोऑपरेटिव सेक्टर को देगा। एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और सारी कोऑपरेटिव बैंकों के लिए अलग थलग कोर बैंकिंग सिस्टम से हटकर एक एकीकृत प्लेटफॉर्म पर ले जाकर राष्ट्रीय स्तर पर क्लियरिंग की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। ये काम अम्ब्रेला संगठन का है। जितनी भी शेड्यूल बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं और प्राइवेट बैंक है, ये जितनी भी बैंकिंग सेवाएं दे रही है, 3 साल के अंदर हमारी सभी शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक ये सभी सेवाओं से युक्त होगी। इससे हमारा काम का विस्तार होगा। डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन लेन देन और विदेश के साथ व्यापार, ये सारी गतिविधियां अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में समाहित हो, इस प्रकार का कार्य का आयोजन ये अम्ब्रेला संगठन करेगा। और इसके साथ साथ संसाधनों का बेहतर उपयोग, बैंकिंग प्रक्रिया में सुधार और अकाउंटिंग सिस्टम सभी कोऑपरेटिव बैंकों की एक करना, ये इसका लक्ष्य रहेगा। भारत में कुल मिलाकर 1465 शहरी सरकारी बैंक हैं और उसमें आधे बैंक लगभग गुजरात और महाराष्ट्र में, 49 शेड्यूल बैंक हैं और देश में 8,25,000 से ज्यादा सहकारी संस्थाएं हैं। आने वाले दिनों में पूरे देश में एक एक्सपेरिमेंट हमने अभी गुजरात में किया है, कोऑपरेशन अमॉन्ग्स कोऑपरेटिव संस्थाओं का सारा लेन देन और वित्तीय व्यवहार कोऑपरेटिव संस्थाओं के साथ ही रहेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तो प्राथमिक नतीजे मिले हैं, मगर कोऑपरेशन अमॉन्ग्स कोऑपरेटिव एक बहुत बड़ी सफलता हासिल करेगा जब कोऑपरेशन अमॉन्ग्स कोऑपरेटिव देश के सभी राज्यों में धरातल पर उतरेगा। तब कोऑपरेटिव सेक्टर अपने आप में आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर क्षेत्र बनेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। बैंकों के, अर्बन बैंकों के ढेर सारे मसले हमने रिजर्व बैंक के साथ समाप्त किए हैं और कई सारी नई सेवाएं भी उसके साथ जोड़ी हैं। मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि पीएसएल के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमारी समय मर्यादा बढ़ी। बहुत सालों से एक भी ब्रांच नहीं खुली थी, अब उसकी शुरुआत हुई है। इससे कोई हमें संतोष नहीं है, परंतु शुरुआत हुई। आवास ऋण की सीमा 2 गुना बढ़ाई गई है और रिहायशी आवास क्षेत्र को ऋण देकर व्यापार का विविधीकरण भी आज बढ़ाया गया है। इसके साथ साथ 85% जोखिम का कवरेज सहकारी बैंकों को क्रेडिट गारंटी फंड, ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज में लेकर देने का हमने काम किया है। और आने वाले दिनों में अम्ब्रेला संगठन को मजबूत कर उसको ढंग से शुरू कर हम विश्वास को भी बढ़ाएंगे, व्यापार को भी बढ़ाएंगे और हमारी सभी अड़चनों को दूर करने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, आज मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज 10,000 पैक्स इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हो रहा है। ये 10,000 पैक्स, 10,000 पैक्स नए बने, नए बाइलॉज से बने। अब सभी पैक्स का बाइलॉज
मल्टी डायमेंशनल बाइलॉज, मॉडल बाइलॉज देश भर में स्वीकार कर लिया गया है। और ये 10,000 पैक्स एक नई शुरुआत है। हम चाहते हैं कि देश की हर पंचायत में एक पैक्स हो, और इसके लिए पैक्स की वायबिलिटी के लिए हमने मॉडल बाइलॉज बनाया, जिसको देश की सभी सरकारों ने स्वीकार किया है। अब मॉडल बाइलॉज के तहत पैक्स डेयरी का भी काम कर सकते हैं, पैक्स मछुआरा समिति भी बन सकते हैं, पैक्स गैस की एजेंसी भी ले सकते हैं, पैक्स पेट्रोल पंप भी चला सकते हैं, पैक्स सस्ते अनाज की दुकान भी कर सकते हैं, पैक्स दवाइयों की दुकान भी खोल सकते हैं, पैक्स जल जीवन मिशन के जल के वितरण के अंदर भी काम कर सकते हैं, पैक्स भंडारण का भी काम कर सकते हैं, पैक्स फर्टिलाइजर का एजेंट भी बन सकते हैं, और पैक्स बीज उत्पादन का भी काम करते हैं। ढेर सारी नई गतिविधियां हमने पैक्स के साथ जोड़ी, मगर आज मैं इस मंच से भारत के सभी पैक्स के संचालकों को कहना चाहता हूं कि हमने टेक्नोलॉजी को स्वीकार करना पड़ेगा। भारत सरकार ने 2500 करोड़ रुपया खर्च कर हर पैक्स को एक कंप्यूटर दिया है, एक सॉफ्टवेयर दिया है, और इस ढेर सारी गतिविधियों को आपके साथ जोड़ने का प्रयास किया है। मगर इसको अच्छे से अंजाम तक ले जाने वाला प्रोफेशनल कर्मचारी अगर हमारे पैक्स में नहीं होगा तो ये नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि पैक्स में प्रोफेशनलिज्म लाइए और पैक्स के माध्यम से पूरे सहकारिता क्षेत्र को आप मजबूत करिए। मैं आपको विश्वास से बताता हूं, आज सहकारिता मंत्रालय ने हर गांव का सहकारी संस्थाओं का डेटा रजिस्टर कर लिया है। आज मेरे कार्यालय में एक राज्य में कितनी सहकारी संस्था है, एक जिले में कितनी है, एक तहसील में कितनी है, और एक गांव में कितनी है, इसकी पूरी सूची कंप्यूटर पर उपलब्ध है, डैशबोर्ड पर है। और इसके कारण किस क्षेत्र में पैक्स बनाना है, किस क्षेत्र में डेयरी बनानी है, किस क्षेत्र में मछुआरा समिति बनानी है, कहाँ क्रेडिट सोसाइटी बनाना है, कहाँ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बनाना है, ये सारी चीजें आज टिप पर पड़ी है। परंतु चाहे बैंक हो या पैक्स, हमने विश्वास के साथ नई पीढ़ी के तकनीक के जानने वाले युवाओं को साथ में लाना पड़ेगा, उनको काम में जोड़ना पड़ेगा, और तभी जाकर हम सहकारिता को आत्मनिर्भर कर पाएंगे। भाइयों और बहनों, महाराष्ट्र में आया हूं तब जरूर कहना चाहता हूं, मैंने सुबह भी एक जगह भी कहा है, महाराष्ट्र के कुछ नेताओं ने सहकारिता का उपयोग किया, सहकारिता को मदद कभी नहीं किया। मगर मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, नरेंद्र मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार की ये डबल इंजन जो सरकार है, वो महाराष्ट्र को सहकारिता का काशी साच अर्थ में बनाकर रखेगी। हर गांव में रोजगारी का कोई जरिया इस जमाने में हो सकता है तो कोऑपरेटिव ही हो सकता है। कृषि के अंदर नए आयाम जोड़ना, कृषि की उपजों के मार्केटिंग के लिए एक नए प्लेटफॉर्म खड़े करना, एक काम हमारा है, कोऑपरेटिव का काम है। और भारत सरकार ने कोऑपरेटिव के लिए ढेर सारी मदद की। 10,000 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स के साथ जो झगड़ा चलता था वो तो समाप्त हो ही गया, माफ हो गए पैसे, परंतु आगे पर ये डिस्प्यूट न हो इस तरह से कानून में सुधार किया। सभी चीनी मिलों पर से एक प्रकार से बहुत बड़ा बोझ हटाने का काम किया। इथेनॉल ने चीनी मिलों की मुनाफे को बढ़ाया। हमने चीनी के दामों को भी ढंग से मिल पाए, इसलिए अभी अभी मोदी जी ने एक फैसला लिया,
10 लाख टन चीनी के निर्यात का, जिसका मैक्सिमम फायदा महाराष्ट्र की कोऑपरेटिव चीनी मिलों को मिलने वाला है। भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में हम सहकारिता को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हमने रैंकिंग की सिस्टम भी चालू की है। 7 प्रमुख क्षेत्र पैक्स, डेयरी, मत्स्य पालन, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, आवास क्रेडिट सोसाइटी, आवास की कोऑपरेटिव, क्रेडिट कोऑपरेटिव और खादी ग्राम उद्योग, इस सभी क्षेत्रों में हम रैंकिंग के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। इसमें ढेर सारे मानांक तय किए हैं। ऑडिट, गतिविधियां, सेवाएं, वित्तीय प्रदर्शन, आधारभूत संरचना और पहचान, ब्रांडिंग, इस सब को मिलाकर हमने 100 अंक रखे हैं और आने वाले दिनों में एक क्रेडिट रैंकिंग इतना विश्वसनीय बनाएंगे जिसके आधार पर कोई भी बैंक को पैक्स को पैसा देने में कोई दिक्कत ना आए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को भी अपना विस्तार करने में कोई तकलीफ न पड़े। मोदी जी के नेतृत्व में सहकार से समृद्धि और समृद्धि से आत्मनिर्भरता, ये मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज से यहाँ पर 3 काम एक साथ हो रहे हैं। एक तो 2025 के सहकारिता वर्ष का कैलेंडर के प्रकाशन के साथ ही उद्घाटन हुआ है। यहाँ पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का अम्ब्रेला संगठन भी आज इसकी ऑफिस को शुरू कर रहा है। और तीसरा, इसके साथ जो 10,000 पैक्स बने हैं, इनको प्रोफेशनली काम करने के लिए पहला उनका प्रशिक्षण हम आगे कर रहे हैं। जो हमें प्रोफेशनल मैन पावर चाहिए, उसके लिए गुजरात के महान सहकारिता नेता त्रिभुवन दास पटेल के नाम से त्रिभुवन नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी की स्थापना भी इसी बजट सेशन में हम करने वाले हैं, जो सभी क्षेत्रों के लिए प्रोफेशनल हमें उपलब्ध कराएगी। और हमारा प्रशिक्षण का काम प्रोफेशनल अंदाज में डिग्री, डिप्लोमा और अपग्रेडेशन के कोर्सों के साथ आगे बढ़ेगा। मुझे विश्वास है मोदी जी ने सालों के बाद कोऑपरेटिव सेक्टर की एक मांग कि स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार में हो, इसको पूरा किया है। हम मोदी जी ने जो भरोसा रखा है उस पर खरे उतरेंगे और सहकारिता क्षेत्र आने वाले दिनों में ग्रामीण क्षेत्र, कृषि और युवाओं के लिए रोजगारी और समृद्धि का मार्ग बनेगा, इसका मुझे विश्वास है। मैं आज सभी सहकारी कार्यकर्ताओं को ये वर्ष, कोऑपरेटिव वर्ष जो है, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। भारत माता की जय।